का जो चिन्मय मिशन का जो आज इवेंट था, जो कि हमारे इंद्रेश जी आके जो है ये इवेंट को कर रहे हैं। ये एक टॉपिक के ऊपर में है जो कि है हमारे अंडमान एंड निकोबार के विकास। ठीक है, इनका जो विरासत है इन द सेंस हेरिटेज, और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर में हमारे आइलैंड के हर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जितने भी है उन लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे कि विकास को लेकर जो है हम लोग हर दिन जो है बात करते हैं, विषय को रख के जो है हम लोग मीडिया के सामने आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो है हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, ये विकास को लेके ही है। और रही बात हेरिटेज को लेके, जो हमारी विरासत है, जैसे कि हमें जो मिला है, जैसे कि नेचुरल ब्यूटीज हो गया है, और हमारे जो पूर्वज यहाँ पे हमारे लिए छोड़ के गए हैं भरोसे में, या उनके कारण जो हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, इसका भी महत्वपूर्णता कितना है वो हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और नेक्स्ट होता है ये चीज को, विकास और हेरिटेज को संभालने के लिए हमारे हर एक नागरिक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इस विषय को लेके आज इंद्रेश जी जो भी कहा है, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, और उनके द्वारा जो भी हमें समझाया गया है, बोला गया है, ये वाकई में हमारे नेक्स्ट जनरेशन या इवन हमारे जनरेशन को भी जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हमारा देश का मूड जो है दूसरा है। हमारा देश का मूड जो है वो गुलामी का नहीं है। हम लोग अभी गुलामी से बाहर आने का कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम जैसे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो है समझा रहे हैं लोगों को, और जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए लड़ भी रहे हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ द थिंकिंग है, ये पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है जो कि हम आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और आशा करेंगे कि इसी तीन विषय को मद्देनजर रखते हुए हमारे नेक्स्ट जनरेशन को समझाया जाए, उनको भी स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी एरा आएगा, जो भी समाज का चित्र रहेगा, जो भी इमेज रहेगा, उसको और भी बेटर कर सके। जैसे कि हमारे मोदी जी का ऑलरेडी जो है एक आह्वान है कि 2047 तक जो है हमारे देश को जो है विश्व गुरु के हिसाब से या मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से सामने रखा जाए, या उनके ऊपर में मेहनत किया जाए। तो उसी के लिए अग्रसर सारे संगठन है, जितने भी रिस्पॉन्सिबल एनजीओज है, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सब जो है इसी विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपना अपना दायित्व, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। थैंक यू। आज जो यहाँ पे बुक लॉन्च किया गया, ये आज किस विषय में ये आज यहाँ पे बुक लॉन्च किया गया, और साथ ही साथ आज ही का ही दिन क्यों चुना गया इस बुक लॉन्च को करने के लिए? देखिए, ये किताब जो है, ये जैसे आपको जानना चाहिए कि हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि सरकार जिस तरफ जा रही है, सरकार के प्रोग्राम्स में, उनकी स्कीम्स में एक हेल्पिंग हैंड, एक मददगार हो, एक सही सिटीज़न की तरह से। इस किताब का मकसद, भारत सरकार ने यहाँ पे 2 कोर सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं डेवलपमेंट के लिए। वैसे डेवलपमेंट के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, लेकिन उस पर कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता है, उस पर पूरी सरकारी मशीनरी चलती है। लेकिन जो 2 सेक्टर्स पे भारत सरकार आज जोर दे रही है, वो एक है टूरिज्म और दूसरा है फिशरीज। और टूरिज्म और फिशरीज पे पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है, मासेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे साथ साथ इस जगह की भी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी है, एम्प्लॉयमेंट है। तो ये किताब जो कास्ट की गई है, इस पे चुने हुए मेरे ही आर्टिकल्स हैं जो टूरिज्म और फिशरीज पे रिलेटेड है। और इसकी शुरुआत हुई थी हमारे इनसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे जतेंद्र नारायण साहब, उनके वक्त में शुरू हुई थी। और जब उन्होंने मेरे इतने पब्लिकेशंस देखे, तो उन्होंने एक अनऑफिशियली एक कमेटी बनाई कि आप अपने सारे पब्लिकेशंस लाइए, हम उसमें से चुन चुन कर निकालते हैं, और ये हमारी विरासत है।
ये चीज़ें नहीं तो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, और उससे चुन करके सारी चीज़ों को इस पे डाला गया। सिर्फ इस पे एक ही चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर आपको कोई किताब नहीं मिलेगी कि यहाँ सी कंडीशंस क्या है, यहाँ लैंड कंडीशंस क्या है, इन आइलैंड्स का बर्थ कैसे हुआ है, यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स क्या है, यहाँ की एंडेमिक जो एनिमल्स हैं वो क्या है, यहाँ के इंडिजिनस प्लांट्स क्या है। तो इस किताब में पहला चैप्टर वो नया चैप्टर है जो नेचुरल हिस्ट्री पे है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है वो टेरिटोरियल वाटर पे है। इस टेरिटोरियल वाटर के चैप्टर के अंदर ये छुपा हुआ राज है कि आज यहाँ पे इसे रिलीज क्यों किया गया। देखिए, भारत सरकार ने 2009 में एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया और उस पे उन्होंने बताया कि हमारे चारों तरफ टेरिटोरियल वाटर की लिमिट क्या होगी। पहले ये समझ लें कि टेरिटोरियल वाटर क्या है। टेरिटोरियल वाटर एक तरह से हमारी ज्यूरिडिक्शन का, लैंड ज्यूरिडिक्शन का एक्सटेंशन है सी पे। कोई उसके अंदर बिना हमारे परमिशन के नहीं आ सकता। जैसे कि अगर कोई एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे कोई भी फॉरेनर आता है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत होती है, उसे टूरिस्ट परमिट की या बिजनेस परमिट की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे टेरिटोरियल वाटर पे कोई नहीं घुस सकता जब तक कि उसके पास भारत सरकार की परमिशन ना हो, रिटर्न परमिशन ना हो। तो भारत सरकार ने 2009 में एक नोटिफिकेशन इशू किया और उस नोटिफिकेशन पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए, जिसे बेस पॉइंट्स कहते हैं, कि यहाँ से हमारा इलाका शुरू होता है, बाहर के लोग नहीं आ सकते। लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पोचर्स को हुआ, जो फॉरेन पोचर्स यहाँ आते थे, क्योंकि सरकार ने एक लिमिट बांध दी कि ये हमारा इलाका है, आप इसके अंदर नहीं आ सकते। तो जो पोचिंग के लिए जो नेबरिंग कंट्रीज से फिशिंग वेसल्स आते थे या दूर के कंट्रीज से भी, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। अच्छा, उनमें से कई कंपनीज ऐसी थी जो हमारे कुछ इंडियन कंपनीज के साथ मिले हुए थे और उन्होंने फौरन इसके बाद 2009 के बाद अपनी तरफ से एक मैप इशू कर दिए, जिस पे हमारे टेरिटोरियल वाटर को गलत दिखाया गया था और हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक अंडमान का, एक नॉरकंडम, एक बैरन आइलैंड, एक निकोबार, और बाकी इलाके को खाली छोड़ दिया गया था। वो लोगों को मिसगाइड करने के लिए, जुडिशरी को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड करने के लिए, कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब वहाँ से नोटिफिकेशन इशू करी तो उस पर तो उन्होंने लेट लॉन्ग दिया कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। उन्होंने कोई मैप जारी नहीं किया था। तो ये लोगों ने मिलकर के ये मैप बना दिया और यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है कि कोर्ट पे पोचर्स के केसेस गए हैं और उन केसेस में जहाँ उन्हें पनिशमेंट होना था उन्हें रिलीज़ कर दिया गया, ये कह करके कि ये तो टेरिटोरियल वाटर से बाहर थे। हमारे ये जो नील और हैवलॉक है, इसके करीब, इसके अंदर वेसल्स आ जाते थे और वो छूट जाते थे। तो मुझे ये चीज़ ख़राब लगी और मैंने वहाँ से अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे इसे शुरू किया, लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं मिल सका, कोई आगे नहीं बढ़ा। लोगों ने कहा तुम अपना काम करो, जो तुम्हें ड्यूटी दी गई है, ये सब चीज़ों पे मत फंसो। आखिर में एक दिन मुझे मौका मिला, ये जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर A.K. सिंह साहब, इन्हें और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी आनंद प्रकाश जी को मैं स्पोर्ट फिशिंग पे ले गया। तो स्पोर्ट फिशिंग के वक्त में मैंने उन्हें ये चीज़ें बताई, और क्योंकि जो A.K. सिंह साहब थे वो पहले आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हुए थे, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को कैच कर लिया। उन्होंने कहा क्या ऐसे है? अरे मुझे नहीं पता। उन्होंने CS से पूछा, CS ने पूछा सर नहीं सर, वो तो कभी ध्यान नहीं दिए। तो LG साहब ने कहा तुम्हारे पास क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये गलत है, जो ये मैप इशू हुआ है ये भारत सरकार ने ही किया होगा? नहीं सर, भारत सरकार ने नहीं किया। तो उन्होंने दूसरे दिन अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर A.K. सिंह साहब ने
मुझसे कहा कि तुम्हारे पास क्या मसौदा है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कंट्री का बॉर्डर है और तुम उस एग्जिस्टिंग मैप को क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास मसौदा है तो तुम लेकर आओ और मुझे देखो सॉलिड एविडेंस चाहिए, मेरे चैम्बर पे सीधा आ जाना। तो दूसरे दिन मैं इंटरनेशनल सी लॉज, अनक्लॉज और अपने जो नेशनल लॉज थे वो सब का बंडल बना के मैं सर के पास गया और मैंने, सर ने मुझे कम से कम एक 1.5 घंटे का वक्त दिया और मैंने उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और इट वाज वंडरफुल। ही वाज सो कन्विंस्ड, ही एग्रीड टू माई लाइन ऑफ आर्गूमेंट। देन ही सेड तुम इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो राजनिवास पे। मैंने कहा सर थोड़ा से वक्त दे दीजिए, मुझे प्रिपेयर करना होगा। और उन्होंने मुझे 10 ऐसे दिन का वक्त दिया और जिस दिन उन्होंने फिक्स किया, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने सेक्रेटरीज थे सबको उन्होंने राजनिवास पे बुलाया और मुझसे कहा आप प्रेजेंटेशन दो। जब वो प्रेजेंटेशन हुआ तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने सेक्रेटरीज थे उन्होंने कहा नहीं सर ये गलत है, ये सही बोल रहा है, ऐसे होना चाहिए। और फिर उन्होंने एक ही सवाल रखा कि आप ये बताइए कि किस कंट्री ने जो रूल्स आप बता रहे हैं उसे फॉलो करके अपने बाउंड्रीज को, अपने सरहद को बदला है। तो मेरे पास रेडी रेफरेंस था फिलीपाइंस का। मैंने फिलीपाइंस के मैप के साथ, उनके नोटिफिकेशन के साथ सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा नहीं हमें इस पे कार्रवाई शुरू करनी है। तो वो जिम्मेदारी मुझे दी गई कि तुम अपने डिपार्टमेंट से एक फाइल पुटअप करो जिस पे ये बताओ कि ये 2009 के नोटिफिकेशन पे चीज़ें ढीली हैं, इनमें कमी है और ये फेक मैप एक इशू किया गया है। और मैंने उसी हिसाब से फिक्सिंग ऑफ बेसलाइन फॉर टेरिटोरियल वाटर्स, मैंने एक फाइल पुटअप कर दिया। वो फाइल हाईएस्ट लेवल तक गई, वो फाइल कोस्ट गार्ड के पास गई, वो फाइल डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विसेज के पास गई। लेकिन उस पर कुछ सॉलिड निकलने से पहले मैं रिटायर हो गया और AK सिंह साहब यहाँ से चले गए और वो जो चीफ सेक्रेटरी थे वो भी चले गए, जो लॉ सेक्रेटरी थे वो भी चले गए। अच्छा, उसी वक्त मैं काफ़ी दिनों से, कई सालों से ये इंद्रेश जी की यहाँ पे, जिसके वो मार्गदर्शक हैं, इंद्रेश जी की एक NGO है जिसका नाम है फैंस, फोरम फॉर नेशनल सिक्योरिटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैं उसका लाइफ मेंबर हूँ। तो जब इंद्रेश जी नेक्स्ट टाइम आए मेरे रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद, मैं उनके पास गया कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये हो रहा है। और उन्हें, क्योंकि मैंने पहले LG और चीफ सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी को एक्सप्लेन किया था तो मेरे पास चीज़ें रेडी थी। मैंने उन्हें बताया सर हम इतना एरिया लूज़ कर रहे हैं, सी का इतना एरिया जो हमारा है, इंडिया का है, हम उसे लूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं चलो लाओ मेरे साथ चलो, और वो सीधा इंद्रेश मुखी, वो जगदीश मुखी जी के पास वो फ़ौरन पहुंच गए और उन्होंने कहा टेकअप करो, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, भाई इस चीज़ को टेकअप करो, इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, भारत सरकार को बताओ कि ये गलत है ये चीज़ें। उसी के साथ यहाँ पे मनोहर पारेकर आए तो मैं उनके पास भी गया। तो मनोहर पारेकर मुझसे हॉल में मिले, BGP ऑफिस के फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, वो मुझसे हॉल पे मिले। फिर उन्होंने कहा नहीं ये बात हम एक कमरे में करते हैं, और पूरे क्राउड को बाहर रोक करके वो रूम के अंदर बैठे और उन्होंने इसे सुना। उन्होंने कहा ये पेपर्स मुझे दे सकते हो, जो तुम्हारी फाइल की नोटिंग्स है, प्रेजेंटेशन है, ये मुझे दे सकते हो। मैंने कहा सर मैं कॉपी बना के लाया हूँ सिर्फ आपके लिए, आप इसे ले जाइए। अब आप समझ सकते हैं कि मैं रिटायर हो गया, मेरी पहुंच जो है ऊपर लेवल पे बहुत कम हो गई, लोग पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे कि कौन आया। लेकिन तब भी चेतन सांगी चीफ सेक्रेटरी, जितेंद्र नारायण, और उसके बाद जो अभी के केशव चंद्र जी है, इन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया
और रिपीटेडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखते गए। जितेंद्र नारायण जी एक दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे मीटिंग थी, उससे वो लौटे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा आरिफ मुझसे कहा गया है वहाँ पे कि पूरी इंडिया में सिर्फ आपको ऑब्जेक्शन है, बाकी किसी स्टेट ने कभी इस मैटर पे टेकअप नहीं किया। हम लोग सर वहाँ पोचिंग कम है, हमारे यहाँ तो पोचिंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोगों ने टेकअप किया। और मुझे गलत लग रहा था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो हेरिटेज है, जो हमारे लोगों को मिलना चाहिए, उसे दूसरे लूट करके ले जा रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और वो छुट कर जा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने परसिस्टेंटली अपने लेवल पे यहाँ से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। उसके साथ मैं एक एजेंसी का नाम लेना चाहूँगा, एक सिक्योरिटी एजेंसी जो है हमारी, जिसे आईबी कहते हैं। आईबी के लोग कई सालों तक, अभी इसके होने तक कम से कम मेरे टच में रहे और वो मैटर निकाल के वो अपने लेवल पे भेजते रहे होम मिनिस्ट्री को। और इस पे सबसे बड़ा सपोर्ट जो दिल्ली के लेवल पे हुआ वो इंद्रेश भाई साहब का हुआ, जो हमारे फैंस के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने मुझसे कहा एक स्टेज में आप मोदी जी को लिखिए, और मैं मोदी जी को लिखा और मुझे प्रॉम्प्ट उसका रिप्लाई आया कि भारत सरकार ने कोई मैप इशू नहीं किया है, ये मैप गलत है और इसको हमने जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी एक बनाई गई है, उस पे ये केस एग्जामिन हो रहा है। अल्टीमेटली इस अप्रैल 25 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पुराने नोटिफिकेशन को हटा दिया और नया नोटिफिकेशन इशू किया। पुराने नोटिफिकेशन को हटा करके नया नोटिफिकेशन इशू किया, जिस पे जो पहले का जो मैप दिखा रहा था उस पे 30-40,000 स्क्वायर किलोमीटर रफली हमारे कंट्रोल में था। अब ये जो नए नोटिफिकेशन की वजह से ये 1 to 1.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास आ गया। मतलब हमने रफली 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर सी पे गेन किया और हमारे जो 4 टुकड़े थे उन चारों टुकड़ों को मिला करके एक जगह पे लाया गया। और क्योंकि इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे और जो मेन सपोर्टर थे और जिन्होंने इसे पुश किया हाईएस्ट लेवल पे, वो इंद्रेश भाई साहब थे। तो अभी जब आए मैं उनके पास ये लेकर गया, उन्हें पहले से पता था, मैं उनके पास लेकर गया। उन्होंने एक ही चीज़ पूछा, ये रिलीज हो गई ऑफिशियली? मैंने कहा नहीं सर, ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बिक रही है यहाँ। तो बोले नहीं, इससे रिलीज होना है। कल मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कल हम करते हैं। हम बोला भाई साहब आप कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन तक तो मैसेज ज़रा अगर ऑफिशियल्स भी यहाँ के कुछ हों। तो उन्होंने उसी वक्त दिल्ली पे चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया और उन्हें रिक्वेस्ट किया, और जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें याद आ गया, क्योंकि मैं उनके साथ 2-3 दफ़ा मिल चुका था इस मामले में। उन्होंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ, और चीफ सेक्रेटरी साहब भी इस पे आए। अभी आपके सामने सारी चीज़ें हमारे जो ऑथर हैं इस बुक के, अंडमान आर्टिकल्स के, उन्होंने जागृत किया है कि क्या क्या है और कैसे इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद एफर्ट्स लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अभी मैं हूं सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट डीन डी ब्रेड पे। मैं हमेशा देखता हूं बच्चे अंडमान के, अभी गवर्नमेंट के एग्जाम्स बहुत निकल रहे हैं, अंडमान के ऊपर कोई भी जनरल नॉलेज का बुक नहीं है। मैं सभी युवाओं से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज इस बुक को परचेज करें, अमेजन में है। और इसलिए करें क्योंकि अंडमान का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नेचुरल हिस्ट्री हो, सारी चीजें उसमें दी गई हुई है ये कंपाइलेशन में, अंडमान आर्टिकल्स में। तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड, तो आप उसका बेहतर आंसर कर पाएंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर कोई यहाँ पे खरीदना चाहते हैं जी, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? हाँ, ये हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फादर का इंफॉर्मेशन है और ये पैम्फलेट्स ऑलरेडी है। किया है क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने इसे, ये ऑलरेडी हमारा नोशन प्रेस में, अमेजन में लिंक पे ऑलरेडी फ्लोटेड है। ऑनलाइन परचेज बिना कोई कांटेक्ट किए भी ले सकता है, और अगर लोकल परचेज करना है तो इस पैम्फलेट पे
मैं आपको शेयर कर लूंगा, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से आपको क्या करना है। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। जरूर मैं बोल देता हूँ। फादर का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो ऑथर है हमारे आरिफ एम मुस्तफा, रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, 9434261302। अगेन रिपीट करता हूँ, 9434261302। धन्यवाद सही जी। मैं प्रोफेसर तरुण कुमार गर्ग हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में मैथमेटिक्स में प्रोफेसर हूँ और आज हम यहाँ 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा अखंड भारत के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में ध्वजारोहण किए गए उत्सव को मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है, 21 और 22 अक्टूबर को सिंगापुर में एक महासम्मेलन हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में एक निर्वासित सरकार भारत की बनी थी, जिसको 9 देशों ने अपना समर्थन दिया था। उसके पश्चात 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ जिमखाना क्लब में ध्वजारोहण के लिए आए थे और ध्वजारोहण किया था। तो उसी को मनाने के लिए हम देश भर से यात्री इकट्ठे करके यहाँ के स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते हैं और 30 दिसंबर को जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मनाया जाता है और उसी में भाग लेने के लिए हम सब यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यहाँ पर जो सेल्युलर जेल है, जिसे हम महातीर्थ कह सकते हैं, जैसे हमारे 4 धाम है, तो ऐसे ही हमारा ये 5वां धाम हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, यहाँ पर यातनाएं भोगी और उनके इसी बलिदान के फलस्वरूप हमें देश को आज़ादी मिली है। और जो आज़ादी हमें मिली है वो क्या मूल्य चुका करके मिली है, उसकी महत्ता, उसके बारे में हमारे देश के सभी बच्चे विशेष रूप से जाने, सभी लोग इसके बारे में जाने, उनको अवेयर हो इसके बारे में। इसीलिए यात्रा देश भर से इकट्ठे करके हम यहाँ पे लेकर के आते हैं और यहाँ सबके साथ हम मनाते हैं। कल यह 14वीं हमारी यात्रा होगी। 2012 से हमने इस यात्रा को आरंभ किया था। माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में यात्रा होती है हर वर्ष और इस बार ये कल है। मेरा सभी से निवेदन है, कल की जो कार्यक्रम है ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, आप सभी इसमें पधारें, इसमें भाग लें और हम आपके यहाँ पर मेहमान हैं। ये कार्यक्रम आपका है, अब सभी इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। धन्यवाद। दिन बिताए ऐसे अंडमान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनके अथक प्रयास से भारत भूमि ने पहला तिरंगा अविभाजित भारत में इसी अंडमान भूमि में श्री विजयपुरम में फहराया गया था 30 दिसंबर 1943 में। और नेताजी उस समय रंगून से 29 दिसंबर को आए थे और लगभग 3 दिन रुके थे। जब नेताजी रंगून से आए थे उसी समय अपनी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और जापानी सेना इसी यहाँ पोर्ट ब्लेयर में श्री विजयपुरम में, जिसको आज चोलदारी और पोर्टमोट एरिया कहते हैं, वहाँ पर जो स्थान है वहाँ से पानी के जहाज आए थे और वहाँ से उस गांव के लोगों ने भी उनको बहुत ही सहयोग किया था। आज उस गांव का निर्माण हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, हम देख के आए। वहाँ पे वीर सावरकर पार्क भी निर्मित हो रहा है और वहाँ पे हर वर्ष एक मेला भी लगाया जाता है। तो अंडमान निकोबार आने वाले अर्थात स्वराज और शहीद द्वीप आने वाले सभी भारतीयों को विनम्र अनुरोध है कि इसको थोड़ा इतिहास जान के और समझ के आएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी को भी यह केवल पर्यटन स्थल नहीं है, ये सबसे बड़ा परम तीर्थ है राष्ट्रीयता का, स्वतंत्र सेनानी इतिहास का, उसके बारे में जाने, जिसमें विशेष रूप में वाइपर आइलैंड का महत्व है जो अंडमान सेल्युलर जेल बनने से पहले था। बलिदान वेदी है यहाँ पर। जब हम बर्मा नाला की तरफ माननीय गृह मंत्री जी ने और परम पूज्य सरसंघचालक जी ने सावरकर जी की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया, तो हम अभिनव भारत आभार पर्व दिल्ली और INA स्मृति समिति जो भारत के बाहर
विदेश में जो जो क्रांतिकारियों ने इस यज्ञ में आहुति डाली, ऐसे एक परमवीर हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनके बारे में भी हम बहुत कम जानते हैं। वे लगभग 34 वर्ष विश्व में घूमे। उन्होंने अफगानिस्तान में सरकार बनाने का प्रयास किया और लगभग 15 वर्ष वो जापान में रह के रास बिहारी जी से के साथ मिलके और कई प्रयत्न किए। रास बिहारी जी को 26 वर्ष तक उनके जो जापानीज गुरु, जिनको मित्सुरु तोयामा कहते हैं, और उनका चित्र हम वहाँ पे देख सकते हैं, उनकी छवि है। तो हमें पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जापान जाकर वहाँ के जो मेजर फुजीवारा परिवार से मिलने का सौभाग्य मिला। श्री हरपाल जी भी यात्रा में हमारे साथ में थे, परिवार के सहित आए थे। और जो मित्सुरु तोयामा परिवार है वो नागासाकी के पास फुकुओका में है, तो वहाँ पर भी हम गए थे, यही मूर्ति लेकर गए थे और उनका जो मंदिर है वहाँ पे हमने समर्पित किया है। तो हमारा जो प्रयास था उसको हम कनेक्टिंग हिमालय टू माउंट फुजी इस प्रकार से भी देखा जाता है। और वहाँ जाके हमने श्री रास बिहारी बोस जी की समाधि ढूंढी और वहाँ के राजदूतावास को जब बताया तो वहाँ के माननीय एम्बेसडर महोदय CB जॉर्ज जी ने इस विषय में रुचि लेकर रास बिहारी बोस जी की जो जन्म जयंती है 25 मई 1886, तो उस दिन एम्बेसी के द्वारा पहली बार वहाँ पे ऑफिशियल कार्यक्रम उनकी समाधि पर किया गया। और उनकी जो पुण्यतिथि है 21 जनवरी, उस दिन भी एम्बेसी के द्वारा वहाँ कार्यक्रम किया गया। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि रास बिहारी बोस जी की बेटी जो लगभग जीवित है तो 102 वर्ष की होनी चाहिए, और जापानीज लोग तो 100 साल खेलते खेलते जी जाते हैं, तो आशा करते हैं कि हम उनको ढूंढ पाएंगे। उनकी और बेटी भी है, बेटी की बेटी, वो 75 वर्ष की होगी, तो उनको भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के अपने वे अनसंग हीरो और जो 80,000 की जो आज़ाद हिंद फौज थी, तो तमिलनाडु के मुथुरामलिंगम तेवर जी के प्रयास से जो दक्षिण पूर्व एशिया में 35 लाख भारतवंशी थे, उनमें से 2 लाख भारतवंशी ने नेताजी ने और जापान ने मिलकर 550 किलोमीटर की एक रेलवे नेटवर्क बनाया था, जिसको सियाम डेथ रेलवे नेटवर्क कहते हैं। उसमें लगभग 2 लाख मलेशियन तमिल भाषी भारतवंशी गए थे और बॉम्बिंग के कारण लगभग 1 लाख बलिदान हुए थे। बचे हुए 75,000 को तमिलनाडु रिपोर्ट किया गया था और 25,000 लगभग मलेशिया में है। तो हम उनके भी अनसंग स्टोरीज को भी बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मलेशिया में पोन्नुस्वामी चंद्रशेखरन जी करके एक रिसर्चर हैं, बहुत ही डेडिकेटेड है, वो इस दिशा में लगे हुए हैं। आपकी रुचि होगी तो हम और रिसर्च पेपर भी दे सकते हैं। कुल मिला के हम सभी को मिलकर, हम सभी में भी रानी झांसी रेजिमेंट का अंश है, सुभाष चंद्र बोस का अंश है, रास बिहारी बोस का अंश है, बटुकेश्वर दत्त का अंश है, उसको थोड़ा साफ करके बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो पुनः एक बार हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं उसको हम चरितार्थ कर सकते हैं, ऐसा हमारा विनम्र मंतव्य है और अनुरोध है। यह पुण्य भूमि अपने जीवन जीते जीते हम सभी युवाओं को कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता और दादा दादी माँ को बिना देरी करे एक बार जरूर से उनको ले आए। मेरी माता जी 81 वर्ष की है, मुझे सौभाग्य मिला है 3 बार में यहाँ ले आए। तो ऐसा आप सभी को भगवान शक्ति दे। इतनी ही आज अंडमान विजय दिवस की पूर्व संध्या पर छोटा सा निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। मैं संयोजक हूँ शहीद सम्मान अभियान दिल्ली का। मैं शहीदों पे, स्वतंत्र सेनानियों पे कार्य करता हूँ और सेलुलर जेल का जो 300 रुपये का शुल्क है वो कम हो, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ स्वतंत्र सेनानी परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक सम्मान नहीं मिला है। विशेष तौर से 7 सपूत पार्क हैं, 3 अभी जीवित हैं स्वतंत्र सेनानी परिवार से संबंधित उनकी धर्मपत्नियाँ, उनको भी बहुत सी समस्याएं हैं। मेरे पास, मैं उनके घर गया हूँ, उनकी एक को तो सिर्फ 1200 रुपये पेंशन दी जा रही है और वो कह रहे हैं कि आपके पति को ज़्यादा मिल गई थी, वो वापस लिया जा रहा है। उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आप सब शायद ग्रुप में हैं मेरे साथ, तो आपको अगर इस बारे में जानकारी चाहिए तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।
के कार्यक्रम के एक कार्यक्रम के रूप में आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस वर्ष कुल 65 शहीद स्वराज दीप समूह नमन यात्रा के यात्री आए हुए हैं अलग अलग प्रांतों से। शहीद स्वराज फाउंडेशन राष्ट्र के लिए एक समर्पित संस्था है। राष्ट्र की आभ्यंतर सुरक्षा पर विचार, कार्यान्वयन और भविष्य चिंतन के लिए देश के शासकों के साथ साथ, नीति निर्माताओं के साथ साथ जनसाधारण को भी राष्ट्र के मूल स्वरूप, भारतीय स्वरूप को ध्यान में रखकर आचरण करना होगा। और इसी को हम कहते हैं हमारा जो नागरिक दायित्व है। और आज का विषय अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो विकास है और विरासत है, इसके साथ हमारा जो नागरिक कर्तव्य है, इसके ऊपर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हम सबके श्रद्धेय आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी भाई साहब का उद्बोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। हम सब इसके लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सरला सिंह जी, शहीद स्वराज फाउंडेशन की राष्ट्रीय महामंत्री जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी IAS मुख्य सचिव अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का शॉल उड़ाकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं हेमंत धिंगरा जी से निवेदन करूंगा श्रीमती सरला सिंह जी का शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। धन्यवाद। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यः प्रभातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। माननीय इंद्रेश जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह जी, सरला जी, अनिल तिवारी जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानीय अतिथिगण और सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया जा रहा है और माननीय इंद्रेश जी दिल्ली से यहाँ आते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज का जो विषय है हमारी विरासत, हमारा विकास और नागरिक कर्तव्य, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने अधिकारों के बारे में तो बहुत जागरूक हैं कि हमारे क्या कर्तव्य। छोटे बच्चों को हमने उनके अधिकार बता दिए कि आपके क्या राइट्स हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, केवल इसके बारे में हम बहुत सावधान नहीं होते, हम उतने जागरूक नहीं हैं। हमको लगता है कि सारा काम जो है वो दूसरा करेगा, हमारा तो काम केवल अधिकारों को मांगने वाला है। नागरिक होने के नाते इवन हमारे वैदिक परंपरा में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में जहां हम अधिकार की बात करते हैं, अधिकार के साथ में कर्तव्य भी आते हैं। केवल अधिकार की बात नहीं, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अपनी ड्यूटी है इस देश के प्रति, समाज के प्रति, इस द्वीपों के प्रति। हम यदि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करेंगे तो ये देश, ये समाज, ये द्वीप बहुत आगे जा सकता है। तो अपनी विरासत को हम संभालें, विकास के साथ में हमारी जो विरासत है, जो हमें परंपरा से मिली है, वो विरासत बनी रहे, वो विरासत चलती रहे। जो वैदिक परंपरा जो ऋषियों से हमको हजारों लाखों वर्षों से प्राप्त है, वो विरासत हमारी जीवित रहे। विरासत के साथ में
हमारा विकास भी हो, डेवलपमेंट भी हो, वो भी समय की आवश्यकता है। विरासत, विकास और उसके साथ में हमारे कर्तव्य बहुत जरूरी है। हम कई बार जब अनुभव में आता है, देखने में आता है, हम हर चीज की अपेक्षा दूसरों से करते हैं। We are least bothered about our duties. हमने क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य, एक नागरिक होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हमारे दीपों के प्रति। तो हम अपने कर्तव्य को समझे। एक देश सबके सहयोग से ही आगे जा सकता है। हम वो सब करेंगे, हम तो कुछ भी करने के लिए फ्री है, तो बात नहीं बनेगी। सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को अच्छा बनाएं। तो हमारे जो कर्तव्य है, जब मैंने कहा कि हमको अधिकारों के बारे में हमको सबको पता है हमारे क्या अधिकार है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भी समझें। हर एक नागरिक यदि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करता है तो मुझे नहीं लगता कि देश को आगे जाने से कोई रोक सकता है। तो इसके लिए मैं चिन्मय मिशन की ओर से और आप सबकी ओर से, जो यहाँ के हमारे नागरिक हैं उनकी ओर से, माननीय इंद्रेश जी का और उनके साथ में जो 65 लोगों का डेलीगेशंस आया है अंडमान की यात्रा पर, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वामी जी, परम पूज्य और बैठे हुए अतिथिगण, विभूषण जी चीफ सेक्रेटरी सब, और सामने बैठे हमारे यात्री और यहाँ के सब प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार। 2012 में जब माननीय इंद्रेश जी यहाँ आए प्रवास पे, तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये शहीदों का तीर्थ स्थल है। यहाँ हमें हमेशा अपने बच्चों को याद करवाने के लिए आता रहना चाहिए। ऐसा एक एहसास जगह, और 2012 से लेके अब तक ये 14वीं यात्रा है। 2014 में जब भाई साहब ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी माननीय इंद्रेश जी, तो मुझे यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ कि हो सकता है यहाँ जो शहीद हुए हैं उनसे हमारा कोई जुड़ाव है, जिसकी जिम्मेदारी भाई साहब ने मुझे सौंपी, और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, और तब से मैं इसे निभाती भी आ रही हूँ। ये यात्रा शहीदों का तीर्थ स्थल होने के नाते नागरिकता के कर्तव्यों की तरफ से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इसके विषय में अवगत करवाएं, और जैसे जैसे आगे अवगत करवाएंगे तो ये तीर्थ स्थल रोशन होता चला जाएगा और जीवंत होता चला जाएगा। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत मैं इस शुभ अवसर का आरंभ इस श्लोक से करना चाहता हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादि गर्यस्य, यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, श्रेष्ठ होती है। यह आदरणीय व श्रद्धा के साथ मैं परम पूजनीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, माननीय डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन, फैंस क्लब के हमारे मेंबर्स, और साथ ही साथ शहीद स्वराज फाउंडेशन के सारे मेंबर्स और सेवागण का गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के परम पूजनीय श्री इंद्रेश कुमार जी, मार्गदर्शक, फैंस के दूरदर्शी एवं सक्षम मार्गदर्शन में निरंतर प्रयासों से भारत सरकार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर स्थित लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर शेष प्रादेशिक जल क्षेत्र पर समृद्ध प्रभावी प्रयोग हेतु प्रेरित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। फैंस के आजीवन सदस्य, जिन्होंने अपना 34 वर्ष से अधिक समय समर्पित किया है शासन की सेवा देने के लिए, माननीय उपराज्यपाल द्वारा सम्मानित तथा स्वतंत्रता सेनानी सेना थी राम की, तो उनका देखभाल कौन करता था? उनके परिवारों के अन्न की, भोजन की, रहने की व्यवस्था कौन करता था?
क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो भूखे पीढ़ी लेते थे। तो बड़ी मजेदार चर्चा चली। ये आया कि से आप दो चार होते रहे होंगे, पर इतने अच्छे तरीके से उसको हमारी जो विरासत है उसके साथ जोड़ के, विरासत की जो घटनाएं घटी है उसके साथ जोड़ करके बताना, समझाना, काश हम अपने बच्चों तक जो इतने अलग अलग जगह पे द्वीपों में और हर जगह मौजूद हैं उन तक इसी तरह से हम अगर बात को पहुंचा पाते तो शायद वो जब हमारे उम्र में आए, बड़े हों, तो उनको ये बात उनके मस्तिष्क में घर कर जाती और वो हमेशा तक उनके साथ जुड़ी रहती और उसका महत्व वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। हम सबको ये मौका, ये अवसर नहीं मिल पाता है। आज हम लोग बड़े आप कह सकते हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि इस तरह से हमें अपनी विरासत को समझने, हम जहाँ पर मौजूद हैं उसकी इतिहास में क्या मौजूदगी रही है, क्या स्थिति रही है, उससे दो चार होना एक बहुत बड़ी बात है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हम सभी इस बात को अपने साथ रखेंगे, अपने जहन में इस चीज़ को रखेंगे, समझेंगे। मैं इस बार हम लोगों ने फरवरी मार्च के महीने में यहाँ पे साहित्य सम्मेलन किया और उसमें देश भर से, कई जगह से कवि, लेखक, इस तरह के लोग आए थे। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ी क्योंकि वहाँ कहा गया था कि आपको आज मैं उसकी तैयारी करके क्योंकि पिछले 3 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे मुख्य सचिवों का सम्मेलन था और कल रात वो समाप्त हुआ और कल शाम में ही उसके बाद बात हुई मेरी और मैं आज आ रहा था तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। हालांकि तैयारियां चल रही है और अब 3-4 दिन अगर द्वीप समूह से बाहर हो तो ऐसा होता है कि बहुत सारे काम जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और आगे की तैयारियां भी हमें करनी है। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम भी चल रहा है, तो हमारे लिए वार्षिक कार्यक्रम है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस जगह पर जाकर जरूर उसका आनंद उठाया होगा और आपके परिवार वालों और समूह ने इसका जरा ध्यान रखा होगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूं आपको कि आपने ये पुस्तक निकाली। मेरे साथ आपकी इस विषय पर बहुत बार चर्चा भी हुई है, आप मेरे पास कई बार आए थे। उस वक्त मैंने शायद ये कहा होगा कि जब अभी बुक फेयर फरवरी में हमारे यहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो पुस्तक मेला करने के लिए उन्होंने कहा है, तो हमने सोचा था कि किताब की बात है तो किताबों की दुनिया के सामने इसका विमोचन हो सकता है। पर उसके पहले ये मौका मिल गया आज यहाँ पर और इस पुस्तक को लाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि सोचना अलग बात है पर पुस्तक लिखना एक और बात है और ये बहुत ज़्यादा अनुशासन मांगता है। हम लोग आज यहाँ पर जिस विषय की चर्चा करने के लिए आप सब इकट्ठा हुए हैं, विरासत, कर्तव्य, अधिकार, इन सब जो पहलू है इस पे बात करते हैं। जो अभी हमारा 3 दिन का जो आयोजन हुआ जिसमें मुख्य सचिव सभी मौजूद थे पूरे देश के और माननीय प्रधानमंत्री पूरे समय में, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो, चाहे रात का भोजन हो और चाहे दिन भर का हो, वो साथ रहे पूरी तरह से। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात जो हम लोगों को बताई गई और जिसका निर्देश भी हम लोगों को दिया गया है वो विरासत से जुड़ी हुई बात थी। और जो हमारे यहाँ हमारे विरासत में जो खजाना है उसकी जानकारी आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को कैसे उपलब्ध कराई जाए, वो जो ज्ञान उसमें है वो कैसे वहां तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में काफी चर्चा हुई, काफी हमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और मैं आने वाले दिनों में इस चीज पे जो है हम लोग फिर से आएंगे जनता के बीच में। जो हमारे प्रबुद्ध समाज है, जैसे चिन्मय
मिशन जिस ढंग से कार्यक्रम करता है कि कैसे इस पूरे मुहिम के साथ आप जुड़ सकते हैं और इससे हमारी जो विरासत है वो समृद्ध होगी और वो इस तरह से उपलब्ध कराई जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी न सिर्फ यहाँ पर बल्कि दुनिया में कहीं भी वो है वो समझ सके, वो उसको उस तक उसकी पहुंच हो सके। मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें जो है जो मेरी जानकारी में है वो मैं बताना चाहूंगा इससे जुड़ी हुई। एक बड़ी अच्छी बात जो बड़े आसान तरीके से जो समझा दी गई है कि रामायण जो है वो कर्तव्य का ग्रंथ है और महाभारत जो है अधिकार का ग्रंथ है। हम सब जानते हैं कि रामायण जो है वो त्रेता युग की रचना है, उसके बारे में कहानी है और ये उसके बाद के द्वापर युग की कहानी जो है महाभारत के रूप में है। कर्तव्य पहले आता है, अधिकार बाद में आता है। तो ये एक बड़ा क्रम है जो हम सब लोगों को समझना चाहिए और जो विरासत से हमें मिला कि पहले कर्तव्य करो, उसके बाद जो है आपके अधिकार की बात करो। गीता में बाद में जो सब लोगों में बड़ा प्रचलित है तो कर्तव्य और अधिकार के बीच का जो संबंध है ये विरासत से ही हम सब लोगों के पास मौजूद है। जहां तक का जो घटना बताई गई कि कैसे पुल बनाने की बात हुई, मैं थोड़ा सा इस पे अनुसंधान कर रहा था तो मुझे 1877 की एक ब्रिटिश जर्नल जो है ब्रिटिश आयरलैंड जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एक मिली और उसमें इस घटना का विवरण है। 19वीं सदी में वो ये लिखते हैं कि ये आम जनता में पूरे भारत में ये प्रचलित है कि जब श्री रामचंद्र जब मां सीता के पास जाने के लिए जब पुल बनाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने पुल बनाना शुरू कर दिया क्योंकि लंका सुवर्ण द्वीप के रूप में भी जानी जाती थी। और आप जैसा कि जानते होंगे कि सुवर्ण जब हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया ये सब भी बातें उसमें आती है। जब उन्होंने वो बनाना शुरू किया तो फिर उसमें ये लिखा गया था कि विभीषण ने बताया कि नहीं, ये तो बहुत लंबा रास्ता है, आपको रामेश्वरम से जो है ये पुल बनाना चाहिए। तो इसको छोड़ दिया गया और फिर वहां से बनाया गया। तो जो छोड़े हुए जो वो पुल के जो आप कह सकते हैं स्तंभ है, जो उसके चिन्ह है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये उस पत्र आप समझ सकते हैं 1877 में विदेश की एक पत्रिका में ये वहां पर ये विवरण है। मैं ये मतलब अपनी तरफ से मुझे ये कहना पड़ता है कि ठीक ठाक पढ़ाई मैंने भी कर ली है, पर मुझे कभी ये चीज सुनने के लिए किसी किताब में इस ढंग से नहीं मिली थी जो मैंने वहां उसको देखा, पढ़ा, समझा। जहां तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास में जगह है उसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया। हमारे यहाँ एक ग्रंथ हुआ है कथासरित सागर, जो कि पुराना ग्रंथ है, 11वीं 12वीं सदी का ग्रंथ है। वहां भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अच्छा सा मिल जाता है। उसके बाद तो मार्को जो आप या और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं सिल्क रूट उधर था, स्पाइस रूट इधर से। तो जो मसालों का जो आप कहते हैं कि रास्ता था वो यहीं से था और इसीलिए अभी हम लोगों ने इसी साल जुलाई के महीने में यहाँ पे स्पाइस प्रवाह मसालों का एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। और ये चीज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी जो है मुझे बोलने का अवसर मिला तो उनको भी मैंने ये बताया कि आज हम दालचीनी, जायफल, लौंग इन सब चीजों का आयात करना पड़ता है क्योंकि खपत तो हमारे यहाँ है, हम खाते ही बिना मसालों के हमारे यहाँ खाना तो विश्वास है, तो हम तो खाते हैं, लेकिन हमें बाहर से करना पड़ता है। हम श्रीलंका से करते हैं, वियतनाम से करते हैं, बाहर के देशों से जाना पड़ता है।
हम लोगों ने ये स्पाइस प्रवाह में योजना बनाई है कि हमारे द्वीप समूह में तो वो जमीन कम है उस लिहाज से, पर हमने अभी तक पिछले 5 महीने में हमने 1.5 लाख पौधे हमने लगाए हैं, जो कि दालचीनी के हैं, काली मिर्च के हैं, तेज पत्ता है, लौंग है, ये हम लोगों ने लगाए हैं। और हमारी ये उसमें जो हमारा गणित है उसके हिसाब से ये लगता है कि 5 साल अगर हम इस चीज को अच्छे से कर पाएंगे तो हिंदुस्तान का जो दालचीनी का जो हम आयात करते हैं उसमें 40% की हम कमी कर सकते हैं इस द्वीप समूह से। सिर्फ अपनी नहीं, आज भी हम मसाले बेचते हैं, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो पूरा इस चीज को बेचते हैं और अच्छी खासी बिक्री करते हैं हम लोग। अभी जब हम लोग यहाँ जब गए इस मुख्य सचिवों के सम्मेलन में, तो वहाँ हम लोगों को एक वो पूरे देश के चुनिंदा चीजों का पैकेट दिया जाता है, जिससे कि आप अपने यहाँ जाएं और उसमें से कुछ सीखें। उसमें पहले नंबर पे जो दिया गया है वो द्वीप सुगंध का जो पैकेट है, जो हमारे यहाँ के जो मसाले हैं उसका पैकेट उसमें दिया गया है, जो पूरे देश के मुख्य सचिवों तक वो पहुंचाया गया है कि आपको अगर मसाले की जो विरासत की हम बात करते हैं, हमारी विरासत वो भी है। विरासत बहुत तरह की, हमारे मूल्य हमारी विरासत है। हमारे यहाँ जो धरोहर हमारी जो है वो भी हमारी विरासत है, जो जैसे सेल्यूलर जेल आपके पास है, हमारे पास है, ये भी हमारी विरासत है। हमारे में जो सहिष्णुता है, हमारे में जो करुणा है, ये भी हमारी विरासत है, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलती है। जो एक अब बात करते हैं मध्यम मार्ग की बात हम करते हैं, बहुत ज्यादा जो पाश्चात्य सभ्यता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, या तो आप बुरे हैं या अच्छे हैं, बीच के लिए जगह आपकी नहीं बनती है। हमारी जो संस्कृति है वो मध्यम मार्ग उसमें बहुत ही अच्छा माना जाता रहा है शुरू से, क्योंकि हर इंसान को हम मानते हैं कि आप अंदर से अच्छे, आप में अच्छापन है, हमें ढूंढ के वो निकालना है। तो ये जो भाव है ये भी हमारी विरासत है और ये हमें अनूठा बनाती है। हमारे जो चीजें हैं, जो पूर्वज की जो बात हम करते हैं, जब विरासत की बात करते हैं तो उसमें हमारा ध्यान हमेशा जाता है कि पूर्वज, आप अपने पूर्वजों से सीखें। और पूर्वज सिर्फ व्यक्ति नहीं है बल्कि उस वक्त का समाज भी हमारा जो बहुत ही पुराना भी हो सकता है जब 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज यहाँ जब आए वो भी हमारे लिए तो इनका जो लाया हुआ सामान था, जो चीज आए, वो हमारे लिए अहम पूंजी है हमारी विरासत की। आपको ध्यान होगा कि अभी हम लोगों ने एक हमारे जो 836 द्वीप की जनसंख्या आई है, उसमें से भारत सरकार ने हमें कहा है कि आप इसके नाम सजेस्ट कीजिए, बताइए कि क्या नाम रखना चाहते हैं। 21 द्वीपों के तो नाम आपको पता है, परमवीर चक्र जो विजेता उनके नाम पर रखा गया। हम लोगों ने अभी इसके लिए विज्ञापन निकाला हुआ है और आम जनता, आप सब लोगों से पूछा हुआ है कि आप क्या नाम बताना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन अपनी तरफ से कोई नाम आपको थोपना चाहेगा, पर आप क्या समझते हैं, आप उस प्रक्रिया के हिस्सा बने। और इसीलिए हम लोगों ने वो आप लोगों से पूछा हुआ है। मेरा अनुरोध है कि अगर आपने नाम नहीं अभी तक सजेस्ट किए हैं, भेजे हैं, कृपया इसको करें, क्योंकि इस पर हमें बार बार कहा जा रहा है कि आप जल्दी से भारत सरकार को बताएं। तो आप सब प्रबुद्ध जन हैं, आपके पास ये जानकारी है और आप इसको बताएंगे, अच्छा लगेगा। तो ये सब लोगों की सम्मिलित भागीदारी से ये चुनाव हो रहा है कि भाई हमें कोई नए द्वीप का या पुराने जो आतताई जो हमारे जो लोग थे उनके नाम पर जो द्वीप रखे हुए उनका नाम बदलना है। तो ये भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राण का जो एक मंत्र दिया हुआ है, उसमें से एक बहुत बड़ा मंत्र है गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाना। विरासत का भी एक मंत्र है इसमें
तो ये जो मंत्र हमें दिया गया है उसका उपयोग भी करना होगा, और मेरा अनुरोध है कि आप इसको जरूर करें। आपके द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार होगा, उसकी एक समिति बनी हुई है जिसमें सरकारी लोग ही सिर्फ नहीं है बल्कि प्रबुद्ध लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, और फिर उसमें भारत सरकार में भी विचार होगा। तो आप इसको जरूर बताएं और इससे हमारा जो काम है उसको और आसान करते हैं। आपकी तरफ से तो इतने हमारे पास सुझाव आने चाहिए कि हमारे आंखें खुलनी चाहिए कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो ये आप जरूर करें, हमें सहयोग दें इस चीज के लिए। पूर्वज हम क्यों याद करते हैं? मैं मूलतः नालंदा का रहने वाला हूं, जो ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता है। हमारे पास गया बगल में है हमारा, जहां पूर्वज को पिंडदान के लिए लोग जाते रहते हैं और पुण्य भूमि है वो। पूर्वज को क्यों हम सोचते हैं, पूर्वज, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हमारे यहाँ तो जो वर्ष में जो आपके जो चांद्र मास के हिसाब से जो है उसमें तो उसके लिए निर्धारित समय है, पूर्वजों को याद करने का समय है। पूर्वज क्यों होने चाहिए? पूर्वज को हमारी जरूरत भी क्यों है? हमें उनकी जरूरत है, बट उन्हें भी हमारी जरूरत है, क्योंकि कल को हम भी पूर्वज बनेंगे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम उसी कड़ी के हिस्से हैं, तो हम भी कल को आने वाली 4-5 पीढ़ियों के लिए पूर्वज ही कहलाएंगे, और वो हम पूर्वज के रूप में हमें तभी याद करेंगे जब हम अपने समय में ऐसा काम किया हो कि जो याद रखने के लायक हो, जो प्रगति का एक मील का पत्थर के रूप में हो उनके लिए, कि भाई वो 2 पीढ़ी जो है ना, 3 पीढ़ी ऐसा काम हुआ था, वो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ऐसा काम किया जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए और कुछ कर सके। और आने वाली पीढ़ी के लिए वही हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनके लिए वो एक तरह से विरासत का जो एक कड़ी बनी हुई विरासत थी, उसमें हम भागीदार बने। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि कर्तव्य करना बहुत जरूरी है, अगर हम अच्छे दिल से कर्तव्य अपना करेंगे, अधिकार तो अंदर से आता है, अधिकार बाहर से आने की जरूरत नहीं है। किसी को डंडा मारना अधिकार नहीं है, वो तो शोषण है, उसको अधिकार नहीं कहते हैं कि मेरा अधिकार है कि मैं कुटाई करूं तुम्हारी, ये अधिकार नहीं है। अधिकार तो एक तरह से आप कहें कि दायित्व है, वो एक तरह का ऐसा दायित्व है जो आपको वो बल देता है कि जब हमारा बच्चा हमारे पास आकर पूछता है कि ये दुविधा की घड़ी है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, तब आपको लगता है कि मेरा अधिकार है कि मैं उसे वो इस तरह का मेरे साथ उसका विश्वास जुड़ा हुआ है कि मैं उस पर अपना ये अधिकार दिखा सकता हूं, भाव प्रकट कर सकता हूं कि ये इसमें ये हो सकता है। तो अधिकार कहीं से आपको कोई एक भौतिक जो है आपका एक कह सकते हैं पकड़ नहीं है, बल्कि एक भावात्मक पकड़ है आपकी, और वो तभी संभव है जब आपने अच्छे कर्तव्य किए हो, जब आप अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। और कर्तव्य कोई ऐसे नहीं है जिसको किताब में पढ़ने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनना, अनुशासित इंसान बनना, व्यक्ति बनना, परिवार का एक अच्छा सदस्य बनना, ये कोई किताबी ज्ञान की चीज नहीं है। ये आपको और हमें विरासत में मिली हुई है। अगर हम उसी को मान लें तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक जो कहते हैं ना कि अटूट विश्वास का जो संबंध है वो बनाने की जरूरत है, अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और अपने जो साथ वाली जो समकालीन पीढ़ी है उसके बीच का। बोल गया हूं क्योंकि ऐसा विषय मिला और इतना अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, पर मुझे लगता है कि प्रशासन में हम सब लोग जो काम करते हैं उनको इस तरह के आयोजन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि
इससे जो एक किताबी कागजी जो काम करते हैं, हर कागज के पीछे कोई एक चेहरा है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पहचान है, और उसके लिए हमारी सहिष्णुता बनी रहनी चाहिए, तभी हम सही तरीके से जो है कार्य कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब ऐसी बैठकों में, ऐसी सम्मेलनों में आकर के हम लोग कहते हैं ना कि अपने आप को खोल सके, अपने आप को समझ सके। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे मौका दिया कि इसमें आकर के आप लोगों के बीच में न सिर्फ ज्ञान हासिल कर सकूं, बल्कि जो कुछ मेरे विचार हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, बांट सकूं। और ये उम्मीद करता हूं मैं कि जैसा कि मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि हम कैसे अपने विरासत को संजोएं, तो मैं इस मंच से आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने साथ, आपके पहले की पीढ़ी के जो बुजुर्गों ने जो चीजें लाई हो अपने साथ, उनको आप ढूंढिए, इकट्ठा कीजिए। हम उनको डिजिटाइज करने की पूरी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को वो जानकारी बची रहे, बनी रहे। क्योंकि हर चीज सिर्फ मौखिक रखने से थोड़ा सा उसमें बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा श्लेष का भाव भी आ जाता है, तो वो फिर बाद में लोग मानते नहीं, ये तो जो है ना मौखिक ज्ञान है। तो हमारे यहाँ हालांकि हम मौखिक ज्ञान के ही लोग हैं और उसी संबल से हमारा पूरा समाज चलता आया है, और मुझे लगता है कि वो बेहतर भी है, पर फिर भी आधुनिक समय की जो पहचान है उसमें ये जरूरत है कि हम ऐसी चीजों को जरूर वहां पर रखें, संजोएं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक तरह से ये एक उस रूप में ही छोड़े कि जो उनके लिए आगे संबल का काम कर सके। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको ये बताना चाहता हूं कि इस कार्य में आप प्रशासन का सहयोग करें। जहां आपको सहायता की जरूरत हमसे होगी, हम जरूर सहायता करेंगे। और हमारे पास एक नेशनल, हमारा एक आर्काइव का हमारा एक बड़ा अच्छा ऑफिस है हमारे पास, जिसमें हम डिजिटाइजेशन भी हम कर रहे हैं पुराने रिकॉर्ड्स का। तो अंडमान निकोबार से जुड़ी हुई यहाँ पर जितनी उपलब्ध चीजें हैं उनको हम संजो कर रखना चाहते हैं, और उसके सहारे हम आगे की बात सोचना चाहते हैं। उसको भी हम अपने आगे की जो योजनाएं हैं या जो बात करना चाहते हैं उससे सीख मिलती है। इतिहास हमारे लिए भविष्य का रास्ता ढूंढने का मौका देती है, और हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। भगवान शिव जी का एक भजन गाने वाले गायक कलाकार। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन।